भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने आज एक और कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। अब से कुछ ही देर पहले 10:42 पर इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से नेक्स्ट जनरेशन के नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया। इस सैटेलाइट से भारत की सीमा पर निगरानी रखना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। साथ ही साथ मोबाइल पर भी बेहतर लोकेशन अब मिलने लग जाएगी। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। प्लस 5 सेकेंड। ये नए भारत की उड़ान है और सफलतापूर्ण उत्थापन GSLV F12 का। ये इसरो का कमाल है। Stage has ignited and the Shah ground station is currently tracking. जमीन से लेकर आसमान तक दुनिया भारत का दम देख रही है। अंतिम चरण ड्राइवर स्टेज का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। एक बार फिर से भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में कीर्तिमान स्थापित किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने आज श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सुबह 10:42 पर नए जमाने के नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है। इस सैटेलाइट का नाम NVS-01 है, जिसे GSLV F12 रॉकेट के जरिए लॉन्च पैड 2 से छोड़ा गया और इस नेविगेशन सैटेलाइट का वजन करीब 2232 किलोग्राम है। तो चलिए आपको बताते हैं इसरो का ये मिशन क्यों जरूरी है और कैसे ये सेना की मजबूती के लिए अहम भूमिका निभा सकता है। लॉन्च किए गए स्वदेशी नेविगेशन सैटेलाइट में पहली बार स्वदेशी रुबिडियम एटॉमिक घड़ी का इस्तेमाल किया गया है और रुबिडियम एटॉमिक घड़ी की तकनीक कुछ ही देशों के पास मौजूद है। इस सैटेलाइट से निगरानी और नेविगेशन क्षमता और मजबूत होगी। अभी नेविगेशन के लिए नाविक सीरीज के सैटेलाइट इस्तेमाल होते हैं। NVS-01 सैटेलाइट यानी कि स्वदेशी नेविगेशन सैटेलाइट से भारत की सीमा सुरक्षा और भी चौकस हो जाएगी। इसके साथ ही कृषि संबंधी जानकारी, जियोडेटिक सर्वे, मोबाइल में लोकेशन बेस्ड सर्विसेज के बारे में सटीक जानकारी मिलेगी। आपको बता दें कि ये सैटेलाइट 2016 में लॉन्च किए गए IRNSS-1G सैटेलाइट को रिप्लेस करेगा। साथ ही आने वाले दिनों में NVS-2 से लेकर NVS-5 सैटेलाइट भी लॉन्च किए जाएंगे, जिससे भारत की सुरक्षा और अखंडता तो मजबूत होगी ही, साथ ही अंतरिक्ष की दुनिया में भारत का कद और भी बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आसमान में कामयाबी के झंडे बुलंद करने के बाद बात करते हैं जवानों के रेस्क्यू ऑपरेशन की। लद्दाख के चोंगला पास में 17,688 फीट की ऊंचाई पर फंसे पर्यटकों का सफल रेस्क्यू कर लिया गया। लेह में पिछले 2 दिन से खराब मौसम और रुक रुक कर हो रही बर्फबारी से सड़क पर बर्फ की मोटी परत जम गई, जिसकी वजह से गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई। चांगला टॉप पर टैक्सी और निजी कारों सहित 681 गाड़ियां जहां की तहां ठहर गई। लद्दाख पुलिस की UTDRF बचाव टीम ने शुक्रवार शाम को बचाव अभियान शुरू किया। पुलिस टीम के साथ साथ सेना ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया, जिसकी वजह से महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों पर्यटकों को बचाया जा सका। इस दौरान कई अप्रिय घटनाएं होने से बच गई और सभी पर्यटकों को सुरक्षित ले जाया गया। और चलिए बात करते हैं जम्मू कश्मीर के खीर भवानी मेले की। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में मौजूद मां खीर भवानी मेले में इस बार श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। कोरोना की वजह से 2 साल तक ठप रहने के बाद इस बार मां खीर भवानी का प्राकट्य उत्सव काफी धूमधाम से मनाया गया। इस बार मेले में जम्मू कश्मीर की पूर्व CM महबूबा मुफ्ती भी पहुंची। उन्होंने इस मौके पर कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए मां खीर भवानी से दुआ मांगी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कश्मीरी पंडितों की कुलदेवी खीर भवानी के प्राकट्य दिवस के मौके पर गांदरबल स्थित मंदिर में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी खीर भवानी मंदिर पहुंची और पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ पूजा अर्चना की। महबूबा ने मां खीर भवानी से विस्थापित कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए प्रार्थना भी की। हमारे दूर दराज इलाकों से, जम्मू से आए हैं, बाकी इलाकों से आए हैं, उनका इस्तकबाल करने आए हैं और साथ ही अल्लाह ताला से ये दुआ कर रहे हैं
कि जल्द वो वक्त आए जब ये लोग बाइज्जत तरीके से कश्मीर वापस आएं और हम फिर से मिलजुल के एक दूसरे के साथ रहें, क्योंकि हम आपस में भाई ही भाई हैं। हम एक ही जगह के रहने वाले हैं और इन्हीं के आने से कश्मीर जो है दोबारा जिंदा हो जाएगी। महबूबा मुफ्ती के अलावा इस मेले में कश्मीर जोन के एडीजी विजय कुमार भी पूरे परिवार के साथ खीर भवानी मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। इस मौके पर मंदिर के पुजारियों ने कलावा बांधकर, तिलक लगाकर और चुन्नी उड़ाकर उनका स्वागत किया। दरअसल कोरोना की वजह से 2 साल तक श्रद्धालु खीर भवानी मेले में पहुंच नहीं पाए थे, लेकिन इस बार यहां भारी भीड़ उमड़ी है। कोविड के कारण से 2 साल बंद रहा, लेकिन इस साल जैसा देख रहे हैं कि स्थानीय लोगों के मदद से प्रशासन ने, पुलिस ने बड़ी अच्छा अरेंजमेंट किया है। काफी लोग आए। मैं इस मौका पर यहाँ के आवाम को, खास करके कश्मीरी पंडित भाई बहनों को शुभकामनाएं देता हूँ और माता जी से दुआ करता हूँ कि सुख शांति आए। हर साल ज्येष्ठ महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लगने वाला खीर भवानी मेला कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। कोरोना की वजह से 2 साल तक ब्रेक लगने के बाद इस बार देश के कोने कोने से भारी तादाद में कश्मीरी पंडित यहां आए और मां को खीर का भोग लगाया। मंदिर के गर्भगृह के सामने आस्था के दिए जलाए और कश्मीर घाटी में अपनी वापसी के लिए प्रार्थना की। काबिले गौर है कि खीर भवानी मंदिर बेशक कश्मीरी पंडितों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, लेकिन मंदिर परिसर में पूजा की सामग्री बेचने वाले ज्यादातर स्थानीय मुसलमान होते हैं। इस लिहाज से ये मंदिर हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। जो इनका पूजा का सामान है वो यहाँ पे लोकल्स इसकी प्रोवाइड कर रहे हैं। जब तक ये लोकल्स यहाँ पे इनको प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक इनका ये मेला अधूरा रहता है। ये भाईचारे की एक मिसाल होती है। यहाँ पे हिंदू मुसलमान के बगैर अधूरा है, मुसलमान हिंदू के बगैर अधूरा है। यहाँ पे कम से कम 40% यहाँ पे मुसलमान इसमें जब सहायता नहीं करेंगे तब तक खीर भवानी मेला अधूरा है। हम दिल से ये इनको सहायता करते हैं कि इसलिए कि ये हमारे भाई है, ये हमारे बिछड़े हुए लोग हैं। हम इनको अपने दिल के करीब लाना चाहते हैं। इस मंदिर में खीर के प्रसाद का खास महत्व है। खीर का इस्तेमाल यहाँ प्रमुख प्रसाद के रूप में किया जाता है। यहाँ के स्थानीय लोगों की मान्यता है कि अगर कश्मीर पर कोई विपत्ति आनी होती है तो यहाँ मौजूद झरने के पानी का रंग बदल जाता है। इस बार झरने के पानी का रंग नीला है, इसलिए श्रद्धालुओं को उम्मीद है कि भविष्य में खुशहाली आने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और खीर भवानी के बाद अब रुक करते हैं देवभूमि उत्तराखंड का, जहां आस्था का उत्सव और उल्लास जारी है। 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। गंगोत्री धाम में गंगा मैया के दर्शन के लिए हर रोज हजारों श्रद्धालु आ रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार भी बद्रीनाथ धाम पहुंचे और भगवान का आशीर्वाद लिया। आस्था अपार, श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब, गंगोत्री धाम में भक्तों का तांता। गंगा मैया के दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। हर दिन करीब 10 से 12 हजार तीर्थयात्री गंगा मैया के दर्शन करने के लिए गंगोत्री धाम पहुंच रहे हैं। दर्शन के लिए लाइन इतनी लंबी है, तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। लंबी लाइन और दर्शन के लिए इंतजार के बावजूद भक्तों का जोश भारी है। बच्चे, युवा, बुजुर्ग, किसी के चेहरे पर शिकन तक नहीं, सबके चेहरे पर उत्साह और आनंद की झलक है। गंगोत्री धाम है ये, आस्था के कई रंग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर जो है हर श्रद्धालु जो है श्रद्धा से ओतप्रोत है, इंतजार कर रहा है अपनी बारी की कि किसी तरीके से वो गंगा मैया के दर्शन कर पाए, क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगी है। लेकिन आस्था के सामने सब कुछ फीका नजर आ रहा है। इतनी भारी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के इंतजाम के लिए मंदिर समिति के लोगों के साथ प्रशासन भी मुस्तैद है। श्रद्धालुओं के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है।
युवा पुरोहितों का एक समूह सुबह शाम तीर्थ यात्रियों को भजन भी सुनाता है। भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने से स्थानीय लोगों के कारोबार और आय में बढ़ोतरी हो रही है। इससे लोगों के चेहरे पर मुस्कान है। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आप समझिए 4 धाम की जो यात्रा आती है वो पूरी एक रीढ़ है इकोनॉमी की, और तमाम हजारों करोड़ों लोग इस पे पलते हैं। अब बात बद्रीनाथ धाम की, तो मौसम ठीक होने का असर बद्रीनाथ धाम में भी दिख रहा है। मौसम साफ होने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचने लगे हैं। 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले, लेकिन मौसम की बेरुखी के चलते इस बार यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखी गई। अब अच्छी खबर ये है कि मौसम सुहाना होने पर बद्रीनाथ धाम की रौनक लौट आई है। एक महीने में करीब 4.5 लाख श्रद्धालु यहां पहुंच चुके हैं, जबकि पिछले साल इतने ही समय में यहां 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आए थे। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले हुए लगभग 1 माह का समय पूर्ण हो चुका है और अब तक लगभग 4.5 लाख से अधिक श्रद्धालु तीर्थयात्रियों ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए हैं। और आप जानते हैं कि इस वर्ष लगातार मौसम प्रतिकूल भी रहा है, लगातार वर्षा हो रही है, बर्फबारी भी काफ़ी हुई है। उसके बावजूद जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, उनके उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। और हमें उम्मीद है कि इस वर्ष जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, उनकी संख्या का एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा। खिलखिलाती धूप में श्रद्धालुओं की संख्या में किस तेजी से इजाफा हो रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि दर्शन के लिए 2 किलोमीटर लंबी लाइन लग रही है। श्रद्धालु बद्री विशाल के जयकारे लगाते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं। ये नजारा भी बद्रीनाथ धाम का है। उत्तराखंड में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे अक्षय कुमार भी बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंचे और भगवान की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। बद्रीनाथ धाम से कमल नयन सिलोड़ी और गंगोत्री धाम से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड के बाद चलते हैं राजस्थान के करौली जिले में स्थित कैला माता मंदिर के दरबार में। ये मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। कैला माता के दरबार में 11 दिनों तक अंगराग सेवा का कार्यक्रम हुआ। मतलब इस दौरान भक्तों के लिए मंदिर बंद रहा। एक दिन पहले रविवार को अष्टमी के मौके पर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर माता के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। माता के दर्शनों के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली समेत कई राज्यों से लोग पहुंचे थे। रविवार दोपहर 12 बजे के बाद जैसे ही मंदिर के कपाट खुले तो जयकारों के साथ मंदिर परिसर गूंज उठा। और अब चलते हैं राम की नगरी अयोध्या, जहां भव्य राम मंदिर निर्माण का काम जोरों पे चल रहा है। निर्माणाधीन राम मंदिर की भव्यता की तस्वीरें समय समय पे आती रहती हैं। मंदिर के निर्माण में लगे रहे नक्काशीदार पत्थरों से इसकी भव्यता की झलक दिखाई देती है। ये पत्थर राजस्थान के भरतपुर से मंगाए गए हैं और इन्हें तराशने का काम सिरोही के पिंडवाड़ा में किया जा रहा है। इसे श्री राम का आशीर्वाद ही कहेंगे कि पत्थरों की नक्काशी का बेहद बारीक काम, कुशलता और पूरी तेजी से किया जा रहा है। देश दुनिया के लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था जैसे जैसे आकार ले रहा है, राम भक्तों का सपना नक्काशीदार पत्थरों से मंदिर के हर एक हिस्से निखारा जा रहा है। यूं तो पूरा मंदिर ही भव्य और खास है। गर्भगृह, और बाहर की खूबसूरती में 4 चांद लगाने के साथ नक्काशीदार गुलाबी बलुआ पत्थरों के इन पत्थरों पर नक्काशी का काम राजस्थान में सिरोही नक्काशी स्थल में किया जा रहा है। पिंडवाड़ा स्टोन कार मशहूर है। मंदिर के ग्राउंड फ्लोर से लगाकर टॉप फ्लोर तक
पिलर, सीलिंग, बीम, झरोखे और जालियों युद्ध स्तर पर जारी है। सैकड़ों कारीगर मंदिर के निर्माण के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। पिलर्स है, सीलिंग है, बीम है, यहाँ पे सब पे उस पे नक्काशी का काम चालू है। आपने किया है उसको? अभी हमारे पास लोअर फ्लोर का, फर्स्ट फ्लोर का भी और सेकंड फ्लोर का भी है, सब मिला के ये हमारे पास। रामशिला पूजन के करीब 1 साल बाद सितंबर 2021 तराशने का काम शुरू हो गया था। 2 लाख घन मिला था। दिसंबर 2021 में तराशे पत्थरों की रवाना की गई थी। अब रोजाना 1 गाड़ी जा रही है। पत्थरों पर नक्काशी का कुशलता से हो रहा है। ये पत्थर भी कोई आम पत्थर नहीं, क्षेत्र के बंशीपुर पहाड़पुर के पत्थर हैं। इसकी गुणवत्ता, इन पत्थरों का इस्तेमाल पहले भी कई प्राचीन इमारतों के निर्माण। बंशी पहाड़पुर से निकलने वाले पत्थर की उम्र करीब 5 है। बंशी पहाड़पुर में लाए गए पत्थरों को तराशने हथौड़े, छेनी से कारीगर बेहद बारीकी के। वहीं सीलिंग, बीम के लिए पत्थरों को सीएनसी मशीन। ये पत्थर राजस्थान के भरतपुर जिले माइन क्षेत्र से आता है और ये बंसी पहाड़पुर पिंक सैंडस्टोन इसको काम हो रहा है, जिसमें लगभग हमारे पास 300 से 400 वर्कर है यहाँ पे फैक्ट्री में। हथौड़ी चाने से करते हैं। बाकी कुछ ऐसे काम है जैसे सीलिंग होगी, हमारे पास सीएनसी मशीन है, अच्छा सा हमारे पास सेटअप है। उसके दो एक मातेश्वरी टेम्पल कंस्ट्रक्शन है, एक सोमपुर प्राबू रोड है। तीनों ने मिलकर लगभग भेज चुके हैं और कुछ माल जो हमने वो वाला माल लगभग 1 फ्लोर मंदिर का पूरा अभी रामलला विराजमान करने की स्थिति बहुत जल्दी और ऊपरी मंजिल का काम जोरों पे चालू है। को तराशने का काम 3 कंपनी मिलकर कर रही है। 10 ट्रक पत्थर तराश कर अयोध्या भेजे जा चुके हैं। वैसे तो 3 चरणों में 2025 तक होगा, लेकिन रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे, जिसे स्थली पर सारी गतिविधियां जोरों पर चल रही हैं। सिरोही से राहुल त्रिपाठी, गुड न्यूज टुडे। हैं बाबा विश्वनाथ की धरती वाराणसी का। बाबा आई हैं जो यहां जल्द ही गंगा की लहरों पर वाटर टैक्सी चलती हुई दिखने वाले तमाम जो श्रद्धालु हैं उनको सीधे तौर पर फायदा होगा। करने के अलावा आसानी से बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी तमाम। वाराणसी में गंगा की लहरों पर नाव की सवारी का आनंद, बैठकर घाटों को निहारने की चाहत यहां आने वाले पर्यटक अब इसका आनंद आसानी से, और क्योंकि गंगा में अब वाटर टैक्सी की शुरुआत हो रही है, विश्वनाथ मंदिर जाना आसान हो जाएगा। के बाद वाराणसी में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार वृद्धि देखते हुए सरकार द्वारा आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा रोपवे की सौगात दी गई। अब उसके बाद सुविधा भी वाराणसी में आने वाले श्रद्धालुओं को दी जाएगी। कंपनी द्वारा CSR फंड के माध्यम से ये सुविधा पर्यटकों को मुहैया कराई जाएगी। ये वाटर बोट वाराणसी के 9 तक चलेगी। फिलहाल घाट के रास्ते जो जाते हैं उनको दशाश्वमेध घाट से पैदल सीढ़ियों के जरिए मंदिर जाना पड़ता है। इससे थकान के साथ वहीं शहर के भीतर से आने वाले श्रद्धालुओं को जाम का सामना, लेकिन अब वाटर टैक्सी की सुविधा होने से लोग गंगा की लेते हुए बाबा के दर्शन कर सकेंगे। गुजरात से आई हैं, शुरू करने का प्लान है और
पूर्वक रहेगा। और गंगा हमारे यहाँ मोक्ष की नगरी है काशी, यहाँ से ट्रेवल करने में और गंगा का आनंद भी ले, रामनगर से लेके नमो घाट तक और वापसी में भी ये इसकी कैपेसिटी लगभग है 86 और इसमें खान पान की व्यवस्था भी रहेगी। बाकी देखने में भी अट्रैक्टिव है। तय नहीं किया गया है। प्रशासन का कहना है कि एक रेट जो मौजूदा समय में नाव से घूमने पर लगने वाले रेट से वाटर टैक्सी चलाने के प्रशासन के फैसले से स्थानीय लोग भी खुश। ब्रिजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड। और चलिए इस वक्त की शानदार भारत को दरअसल पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली निकलकर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से झंडी दिखाकर गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच किया है। इस ट्रेन की रवानगी के साथ ही नॉर्थ उनको स्पीड और सुविधा के साथ साथ यात्रा करने का मौका। रेलवे की तरफ से, रेलवे विभाग की तरफ से यह दावा किया गया न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाली ये ट्रेन जो है वो तमाम के लिए एक सौगात बनकर आई है, क्योंकि मुसाफिरों का लगभग की बचत होगी, वक्त बचेगा, 1 घंटा वक्त उनका बचेगा। ये से जलपाईगुड़ी के बीच की दूरी 5 घंटे 30, जबकि मौजूदा वक्त में सबसे तेज ट्रेन उसी यात्रा को तय करने में करीब 6 घंटे 30 मिनट का वक्त लेती है। और अब बात रेलवे की एक अच्छी पहल की। आर्थिक राजधानी मुंबई में सबसे ज्यादा बिजली का इस्तेमाल होता है। ऐसे में वेस्टर्न रेलवे ने अच्छी पहल की है। दरअसल रेलवे ट्रैक पे लगाई गई मिनी पनचक्कियों की मदद से बिजली पैदा करने की कोशिशों को धार दी जा रही है। अगर रेलवे को इस प्रयोग में कामयाबी मिल जाती है तो आने वाले दिनों में ऐसी पवन चक्कियों को और जगहों पे लगाया जा सकेगा। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनें बिजली से चलाई जाती हैं। ऐसे में वेस्टर्न रेलवे की ओर से पहली दफा पवन ऊर्जा के जरिए बिजली पैदा करने की कोशिशों को पंख लगाना शुरू किया गया है। इसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत खार और नायगांव रेलवे स्टेशनों के पास मिनी पवन चक्कियां लगाई गईं। मकसद है शहर में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की कोशिश। ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया है। ये आप 5 विंडमिल्स यहाँ देख रहे हैं। जैसे ही यहाँ से लोकल ट्रेन पास होती है तो वैसे ही ये जो विंडमिल्स हैं, पवन चक्की है, वो जोर से घूमने लगती हैं और एनर्जी पैदा करती हैं। तकरीबन प्रतिदिन 24 घंटे में 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट के बीच जो है वो इन विंडमिल्स में से जो बिजली है वो पैदा होती है। इससे सबसे महत्वपूर्ण बात और सबसे उपयोगी बात ये होगी कि ये जो भी बिजली बनेगी वो सारी बिजली जो है वो रेलवे को इस्तेमाल करने के लिए मिलेगी और बेहद ही कम दामों में मिलेगी। यकीनन देश में कुछ सालों से सोलर एनर्जी के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा, क्योंकि इससे हमारे आसपास की आबोहवा या यूं कहिए कि पर्यावरण साफ बना रहता है। यही वजह है कि पर्यावरण को ही मद्देनजर रखते हुए मुंबई में इस पायलट प्रोजेक्ट को मॉनिटर किया जा रहा। वहीं पायलट प्रोजेक्ट के तहत अभी जो है वो एक खार स्टेशन जहां पे हम खड़े हैं वहां पे शुरू किया गया है ये पूरा प्रोजेक्ट, और एक नायगांव स्टेशन के पास खड़ा किया है। 6 महीने तक तकरीबन इस पूरे प्रोजेक्ट को देखा जाएगा, समझा जाएगा और क्या इसके रिजल्ट्स आते हैं वो वेस्टर्न रेलवे के अधिकारियों और सरकार द्वारा देखा जाएगा, और उसके बाद जो है इस पायलट प्रोजेक्ट को मेन प्रोजेक्ट के तहत बदला जाएगा। और मुंबई में बाकी भी ऐसे बहुत सारे स्टेशन हैं जहां पर इस विंडमिल्स को जल्द ही लगाने की जो प्रयत्न है, जो कोशिश है, वो की जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि देश में कई ऐसे शहर हैं जहां प्रदूषण की भयावहता इतनी है कि सांस लेना दूभर हो जाता है। ऐसे में पिछले कुछ सालों से सोलर एनर्जी के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा।
क्योंकि इससे बिजली तो मिलती ही है, साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होता। शायद यही सोच अब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की हालिया जरूरत बन गई है। मुंबई में इस तरह के प्रोजेक्ट्स बेहद महत्वपूर्ण किरदार निभाएंगे। अभी के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। आने वाले दिनों में जब पायलट प्रोजेक्ट से मेन प्रोजेक्ट जाने की बारी आएगी, इसमें जितना भी प्रोजेक्ट में चीजें लगी हैं उसको देखा जाएगा, उसके रिजल्ट्स देखे जाएंगे और उसके बाद पायलट प्रोजेक्ट को मेन प्रोजेक्ट में बदला जाएगा। कैमरामैन सिद्धेश के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। पिछले दिनों पंजाब सरकार ने ट्रैफिक समस्या से निजात दिलाने के लिए कई शहरों में खास पहल की। ऐसे में जाम से जूझते शहरों में ऑफिसों के समय में बदलाव किया गया। इसी कड़ी में बेहद प्लानिंग के तहत बनाए गए चंडीगढ़ में भी ये कवायद लागू की गई है। इसके बाद सड़कों पर ट्रैफिक का प्रेशर कम होने का दावा किया जा रहा है और इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कैसे सरकार की एक खास पहल काम कर रही है। आज सड़कों का जाम हर शहर की गंभीर समस्या है। यही वजह है कि कई शहरों में जाम से मुक्ति पाने की जद्दोजहद जारी है, तो कई शहरों में हुई कोशिश इस दिशा में काम भी कर गई। कई अभी भी समस्या से पार पाने में जुटे हैं। जाम से निजात पाने के लिए पंजाब सरकार ने भी कदम उठाए और इस दिशा में कुछ समय पहले सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव किया गया, जिसके सकारात्मक नतीजे मिले। ये हम नहीं बल्कि पंजाब रोड सेफ्टी और ट्रैफिक रिसर्च सेंटर की एक स्टडी के तहत दावा किया गया है। मोहाली एयरपोर्ट के रास्ते पर मिलने वाले भारी ट्रैफिक के बोझ को कम करने का इस स्टडी में दावा किया गया। स्टडी कहती है कि ये सब ट्रैफिक डिमांड मैनेजमेंट से मुमकिन हो सका। पंजाब गवर्नमेंट ने किया है फ्रॉम द एनर्जी सेविंग कॉन्सेप्ट, तो उसके जो एक्सटर्नैलिटीज हैं, जो उसके बाद वाले जो अदर इम्पैक्ट हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है इम्पैक्ट उसका ट्रैफिक के ऊपर। तो इस पूरे पार्ट को हम कह सकते हैं कि ट्रैफिक डिमांड मैनेजमेंट है। डिमांड मैनेजमेंट ये है कि हम सप्लाई मैनेजमेंट ये करते हैं कि सड़कों पे जितना ट्रैफिक है फ्लाईओवर बना दीजिए, ये कर दीजिए, तो एक एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते हैं जो चाहते ना चाहते हुए एक लायबिलिटी बन जाता है कंट्री के लिए और आपके बहुत सारा पब्लिक मनी उसमें चला जाता है। बट जो ट्रैफिक डिमांड मैनेजमेंट सिस्टम कहता है कि आप कुछ ऐसा करिए कि जिससे सड़कों पे ट्रैफिक कम हो जाए, उसको स्टैगिंग कर दीजिए, उसको किसी तरह अरेंज करिए, लोग कार पूलिंग करें, पैदल लोग चलें। तो दिस इज वन ऑफ द इनिशिएटिव। दरअसल मोहाली एयरपोर्ट का 18 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है। इस रूट पर पीक आवर्स के दौरान 70 से 80 हजार गाड़ियां निकलती हैं। सुबह शाम प्रति घंटा 7 से 8 हजार गाड़ियों की आवाजाही होती है। ऐसे में सुबह और शाम को ट्रैफिक से जूझते लोगों के लिए स्टडी में मोहाली एयरपोर्ट जाने वाले ट्रैफिक पर ज्यादा फोकस किया गया। तो एक तो वो क्या होता था कि जाम बहुत स्पिल ओवर बहुत चला जाता था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि और सारा कॉर्पोरेट सारा उसी सड़क के ऊपर है, प्राइवेट सेक्टर की भी उसी टाइम छुट्टी होती थी और सरकारी छुट्टी भी सेम टाइम होती थी। तो स्टैगिंग के क्या हुआ कि जो आपका 2 बजे बिल्कुल नॉन पीक आवर्स होते थे, तो वो सड़कें खाली रह जाती थी, ओवर स्पीडिंग होती थी, रोड एक्सीडेंट्स में आते। तो अब क्या होगा कि स्टैगिंग के कारण क्या हुआ कि हमारा जो पीक आवर्स थे वो कम होके हार्डली 20 मिनट तक रह गए हैं। मतलब 20-25 मिनट आपको शाम को एक होता है और उसमें भी जो डिले है आपका 5-6 मिनट से लेके 10-11 मिनट तक का रह गया, जो 25 मिनट से लेके 30 मिनट तक का था। ट्रैफिक रिसर्च सेंटर की इस स्टडी में यातायात प्रबंधन के साथ फ्यूल एनर्जी सेविंग पर भी ध्यान दिया गया। कार आइडलिंग खड़ी रहती है तो आप मोटा मोटा ये लगा के चलिए कि 0.6 लीटर से 0.7 लीटर पर आवर वो तेल खा जाएगी अगर सिर्फ उसको ऑन करके ही छोड़ दें। तो ये कंजेशन में वो चल भी रही है तो ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि अगर 1 घंटा कंजेशन में फंसती है तो आपका 1 लीटर फ्यूल तो ऐसे ही चला गया। तो उन सब पैरामीटर्स को हमने यूज करके जो कैलकुलेशन हम क्विकली कर पाए इमीडिएट इम्पैक्ट के साथ, जिसको लॉन्ग टर्म में देखने की जरूरत है, तो करीब करीब पहले दिन ही 750 लीटर की सेविंग आ गई थी। अगर एक दिन की 750 लीटर है विच अमाउंट्स टू ऑलमोस्ट 7 लाख रुपीज, तो 7 लाख का तो हमारा फ्यूल ही सेव हुआ, जिसमें डीजल पेट्रोल कुछ भी हो सकता है। कुल मिलाकर पंजाब सरकार की सरकारी और गैर सरकारी ऑफिस टाइमिंग वाली स्टडी पीक आवर्स में ट्रैफिक के बोझ को कम करने का दावा कर रही है। वहीं घंटों जाम के झाम में फंसे रहने वाले लोगों को फिलहाल तो फ्यूल सेविंग और फैमिली संग क्वालिटी टाइम बिताने का मौका देने का दावा ये स्टडी करती दिखाई दे रही है। चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नोएडा की रिसर्च फर्म मटेरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ने कूड़े की समस्या का समाधान निकाल लिया है। नोएडा की मटेरियल रिसर्चर शुभी सचान ने घरों में होने वाले वेस्ट यानी कूड़ा या कोई ऐसा सामान जो खराब हो चुका है
कोई ऐसा कपड़ा जो फट चुका है उसे इकट्ठा कर उसे दोबारा से इस्तेमाल लाने का काम करती हैं, यानी उस कचरे को रिसाइकिल कर उससे अलग अलग तरह की खूबसूरत और रंग बिरंगे प्रोडक्ट्स बनाती हैं। मटेरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कचरे से इन खूबसूरत सामानों को बनाने के लिए रिसाइकिल कर 3D प्रिंटिंग तकनीक का इस्तेमाल करती है। सामान बनाने के लिए कंपनी डोर टू डोर जाकर घरों के साथ साथ फैक्ट्री से भी कचरा इकट्ठा करती है। एक दिन में करीब 5 टन कचरा इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर उसे रिसाइकिल कर उसकी काबिलियत के हिसाब से अलग अलग किस्म के प्रोडक्ट्स तैयार कर दिए जाते हैं। मल्टी लेयर पैकेजिंग घर घर से कलेक्ट कर रहे हैं, उसी तरीके से हम टेक्सटाइल वेस्ट भी डोर टू डोर कलेक्शन कर रहे हैं। टेक्सटाइल वेस्ट कलेक्शन करने के बाद हम उस टेक्सटाइल वेस्ट को वापस से धागा और धागे के बाद उससे वापस से कपड़ा बनाने का प्रोसेस पूरा कर रहे हैं। तो 2 तरीके का कपड़ा बन पा रहा है, एक बहुत ही रिफाइंड फॉर्म जो कि हम बहुत अच्छी फिनिश में ला पा रहे हैं, जो कि इक्विवेलेंट है कि अगर हम इससे वापस से जीन्स या जो भी फिनिश्ड कपड़ा बनाना चाहें वो बना सकते हैं। और दूसरा है हमारा हैंडलूम का आउटपुट, और उसके अलावा हमारा तीसरा आउटपुट है इस तरीके के फिनिश्ड बैग्स जो कि नॉन वोवन कैटेगरी में डाले जाते हैं। मटेरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का कोशिश यही है कि हम जितने भी तरीके की चीजें बनाएं वो जो भी मटेरियल नॉन रिसाइक्लेबल कैटेगरी में है उससे एक ऐसे लेवल का प्रोडक्ट बनाएं जो मार्केट में वर्जिन मटेरियल के मुकाबले में खड़ा हो सके। एक्सचेंज में हम क्या करते हैं, अगर आप 1 किलो अपना गला फटा पुराना कपड़ा लेकर के आएंगे बट इन साफ कंडीशन, तो आप उसके बदले यहाँ से कपड़े लेकर के जा सकते हैं। इस तरीके से हम टेक्सटाइल का रिसाइकलिंग का चेन चालू रख सकते हैं। और चलिए पहुंच गए हैं लंच टाइम के अंतिम पड़ाव पर, जहां पर आपको दिखाएंगे किसी महान शख्सियत की कही बातें। वक्त है आज के विचार का। महान स्वतंत्रता सेनानी और दार्शनिक महर्षि अरबिंदो ने कहा है कि हमारा वास्तविक शत्रु कोई बाहरी ताकत नहीं बल्कि हमारी खुद की कमजोरियों का रोना, हमारी कायरता, हमारा स्वार्थ, हमारा पाखंड, हमारा पूर्वाग्रह है। उम्मीद करते हैं खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिली होंगी। और चलिए इस वादे के साथ छोड़ जाते हैं, लंच टाइम में मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए GNTV। नमस्कार।